गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लेखक है उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की एक फोटो देखी जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई थी, और उस फोटो में जो मुंशी प्रेमचंद थे उनके जूते फटे हुए थे। तो यह देखकर जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी फोटो अगर खिंचवाता है तो नए जूते पहन लेते हैं, नए जूते पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। या तो इस व्यक्ति के पास नई पोशाक नहीं थी या फिर इसमें वो पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं था। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है बेटे। चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक है हरिशंकर परसाई। और ये पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई है और इनके जो जूते थे वो फटे हुए थे। जो बंद थी वो भी बेतरतीब रूप से बंधी हुई थी, यानी जो लेस थी वो अच्छे से टाई नहीं कर रखी थी। आगे देखिए चैप्टर को। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो मुंशी प्रेमचंद के प्रति कहते हैं लेखक कि या तो तुम्हें फोटो के महत्व का नहीं पता, अगर फोटो के महत्व का पता होता तो फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते आप मांग सकते थे। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई देते हैं। लोग क्या करते हैं, आपने शादी में देखा होगा, कोई भी किसी का भी कोट वगैरह है मांग कर पहन लेते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। वो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मांगे की मोटर का मतलब है दूसरों की गाड़ियां लेते हैं और बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। यहाँ बारात की GIF है। तो इन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो तो फोटो सुंदर आए इसके लिए दूसरों की बीवी के साथ भी फोटो खिंचवा लेते हैं। जो सुंदर सी औरत दिखती है उसके साथ भी शादी में फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन तुम तो किसी से जूते ही नहीं मांग पाए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तुमको शायद फोटो के महत्व का नहीं पता। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र होता परफ्यूम बेटे, खुशबूदार चीज, यानी कि लोग तो इत्र वगैरह चिपड़ कर छिड़क कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ताकि जो फोटो है वो सुंदर दिखे। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, क्योंकि हर कोई क्या करता है बेटे, मतलब जो फोटो खिंचवाते हैं उसमें अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छे कोट वगैरह, चाहे उनको मांग कर क्यों ना पहनना पड़े, लेकिन सुंदर दिखाई देते हैं और तभी वो फोटो खिंचवाते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। तो उस टाइम की बात बताई है। लेखक कहते हैं कि टोपी उस टाइम 8 आने में 58 यानी कि 50 पैसे में आ जाती थी, और जूते भी उस जमाने में ज्यादा महंगे नहीं थे। 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, मतलब 5 रुपए तक की कीमत मानी है लेखक ने उस टाइम जूतों की। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। जूता हमेशा ही टोपी से महंगा रहा है। टोपी इतनी महंगी नहीं होती जितना कि जूता होता है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती है। यानी कि अगर हम एक जोड़ी जूता खरीदते हैं तो उसके बदले हम 25 टोपियां खरीद सकते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। शायद तुम भी इसी चक्कर में थे कि एक जोड़ी जूते खरीदूं, इससे अच्छा तो मैं टोपी ही खरीद लूं, क्योंकि फोटो में आपने देखा होगा जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने टोपी पहन रखी है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूं। लेखक, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि उन्होंने दुख किस बात का था कि मतलब इतने बड़े लेखक थे, कथाकार थे, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि वे जूते नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये विडंबना मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही है आज जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम उस वक्त भी महान कहानियों की रचना करने वाले, महान उपन्यास लिखने वाले और युग प्रवर्तक, यानी उस समय समाज में जो समस्याएं थी उनको बताने वाले, पता नहीं क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फोटो में भी तुम्हारा जो जूता है वो फटा हुआ है। लेखक कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली है। लेखक अब अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है,
वैसे ऊपर से ही अच्छा दिखाई देता है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन जो तला है जूते का वह फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। अंगूठा जमीन से, जब मैं चलता हूं तो जमीन पर जो अंगूठा है वह घिस जाता है, और कभी कभी जो पैनी मिट्टी है, जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं रास्ते में, उसकी रगड़ खाकर मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक कहते हैं कि मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा, लहूलुहान भी हो जाएगा पैर, लेकिन मेरी उंगली बाहर कभी नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पांव तो सुरक्षित है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद बेटे उनका जूता ऊपर से फटा हुआ था, उंगली दिख रही थी, लेकिन जो लेखक है उनका जूता तो नीचे से फटा था, ऊपर से सुरक्षित दिखता था। मेरी उंगली ढकी है लेकिन पंजा नीचे घिस रहा है। लेखक कहते हैं मेरी उंगली तो ढकी हुई है, लेकिन मेरा पंजा है वह नीचे से घिसता जा रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहते हैं शायद तुम पर्दे का अर्थ है बेटे बाहरी दिखावा करना। जैसे औरतें घूंघट करती हैं, पर्दा करती है, तो इससे क्या हो जाता है, उनका चेहरा छिप जाता है। तो यहाँ पर्दे का वही अर्थ है, लेकिन पर्दे का अर्थ है यहाँ पर अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेना। तो लेखक कहते हैं कि शायद तुम्हारे अंदर जो कमजोरी थी, जो बुराइयां कमियां थी, तुम उनको छिपा कर नहीं रखना चाहते थे, जैसे थे वैसे ही दिख जाते थे। लेकिन हम सब क्या है, आज पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हम अपनी जो कमियां हैं, कमजोरियां, उनको छिपा कर रखते हैं। लेखक कहते हैं तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे कभी नहीं पहन सकता, और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं। जिस तरह से फटे हुए जूते पहनकर तुमने फोटो खिंचवा ली, मैं जिंदगी भर इस तरह फटे हुए जूतों में कभी भी फोटो नहीं खिंचवा सकूंगा, चाहे कोई जीवनी भी ना फोटो के ही छाप दे। यानी आपने देखा होगा जो चैप्टर है उनमें जो लेखक होते हैं बेटे, कवि होते हैं, उनके फोटो भी छपे होते हैं। वही है, मतलब कोई भी मैं अपनी जीवनी अपने बिना फोटो के ही खिंचवा दूं, लेकिन फटे जूतों में कभी भी फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी है व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान को देखता हूँ तो मेरे सारे हौसले खत्म हो जाते, मैं सारे हौसले खो देता हूँ, हार जाता हूँ। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह जो अधूरी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है? यह है कौन सी मुस्कान है? उन्होंने उनकी रचनाओं से कुछ पैसेज लिए हैं यहाँ पर। क्या होरी का गोदान हो गया? इन्होंने, इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है बेटे गोदान, और गोदान में एक मुख्य कैरेक्टर है होरी। वह गौ का दान करना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि वह सब कुछ बेच देता है, मतलब कर्जा ज्यादा था, उसको नहीं उतार पाता है। और लेकिन जो एक अंतिम इच्छा थी गोदान करने की, गाय का दान करने की, वह उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो लेखक पूछते हैं क्या होरी का गोदान हो गया है इसलिए तुम हंस रहे हो? नेक्स्ट है क्या पूस की रात को नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात, बिल्कुल खिले, चांद तारे खिले हुए थे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। पूस का अर्थ पोष माह बेटे। रात यानी बहुत ज्यादा ठंड थी उस वक्त, और उन्होंने जो इसमें मेन कैरेक्टर है हल्कू, वह अपने खेतों की रखवाली करता है, पूरी रात जागता है। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी होता है, लेकिन सर्दी ज्यादा थी, तो जैसे ही वह रजाई में लेट जाता है तो उसकी आंख लग जाती है और सारी नीलगाय हैं हल्कू का खेत चर जाती है। थर्ड है क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? तीसरा उन्होंने बताया कि तुम हंस रहे हो, क्या जो सुजान भगत था उसका लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके? हमने 8th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा था। क्या तुम उस व्यंग्य के रूप में हंस रहे हो? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो आगे पूछते नहीं, शायद ऐसा है, उनकी जो रचना थी उसमें बताया गया कि माधो औरत थी, माधो व्यक्ति था, उसकी औरत की मृत्यु हो जाती है, बहुत ज्यादा गरीब था, शराब पिया करता था वो, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपनी औरत को वह कफन उड़ा सके। लेकिन उसने क्या किया, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में बेटे चंदा इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस चंदे के पैसों की भी शराब पी गया और अपनी औरत को वह कफन भी नहीं दे पाया। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, कैसे फट गया मेरी जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? तो वे पूछते क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे इसलिए तुम्हारा जूता फट गया?
क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? बनिए का तगादा क्या होता है बेटे? जैसे किसी ने बनिए से पैसे ले रखे हो और वह बनिया अगर घर पैसे लेने आ जाता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, मतलब जब पैसे नहीं होते तो घर से चले जाते हैं कोई ना कोई बहाना बनाकर। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक कहते हैं जब हम चक्कर लगाते हैं तो इससे जूता फटता नहीं है हमारा, बल्कि घिस जरूर जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ था। कुंभन दास जो अष्टछाप कवि हुए हैं उनमें काफी प्रसिद्ध हुए हैं ये। तो कुंभन दास फतेहपुर सीकरी गए थे, पैदल गए थे और वहां आने जाने में उनका जूता घिस गया था, उसे बड़ा दुख हुआ था और उसने कहा था कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। कि मैं आने जाने में मेरी पन्हैया यानी कि चप्पल जूते जो हम पैरों में पहनते हैं, कि आने जाने में मेरी पन्हैया तो घिस गई और बिसर गयो हरिनाम, और मैं भगवान का नाम ही लेना भूल गया। तो आज के लिए बेटे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे। इसके अंतर्गत काफी इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे जो हम क्लास में अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेटे आपको रीड करना है और अच्छे से समझना है। मे बी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें काफी जो हमारे इंटरनल क्वेश्चन है वो बनेंगे।